गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, और मैं आपके सामने डीके चौधरी और आप सभी का कैरियरविल ऐप पर स्वागत है। देखिए बच्चों, कल की जो क्लास थी, कल एक्चुअली में दिक्कत क्या हुई थी कि कल नेट में समस्या थी और पता नहीं क्यों नेट बीच बीच में जो है वो जंपिंग कर रहा था और फिर बाद में वो नेट चला ही गया। तो कल की क्लास पूरे अच्छे यानी कि कल की क्लास सही ढंग से नहीं हो पाई थी क्योंकि 10-15 मिनट का जो भी टाइम गया वो वैसे ही था। तो जो कल की क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था तो उस पर हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? मेरी साउंड को, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है? तो जो भी बच्चे हैं आप मुझे ये बताइए कि मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं है। अमित कुमार कह रहे हैं कि सर ठीक है, और अभिक शांता यस सर बिल्कुल ठीक है। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक था वो यूनियन गवर्नमेंट का टॉपिक था। किसका था? यूनियन गवर्नमेंट का, यानी कि संघ सरकार का टॉपिक था। ओके, अब संघ सरकार में हमने राष्ट्रपति का टॉपिक स्टार्ट किया, लेकिन अब राष्ट्रपति के टॉपिक में जो राष्ट्रपति से संबंधित, अब प्रेसिडेंट से संबंधित जो इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं उन पर हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि इंपोर्टेंट आर्टिकल्स। अब देखो इंपोर्टेंट आर्टिकल्स की अगर हम बात करें, यहां पर जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तो हमने सबसे पहले लिखा आर्टिकल 52। और आर्टिकल 52, जो आर्टिकल 52 कहां से कहां, यानी कि आर्टिकल 52 में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 53। और आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 का क्या मतलब है? लव पंडित कह रहे हैं ठीक है सर, साउंड आ रहा है। परमेश्वर यस सर, ओके जी ठीक है। आर्टिकल 53 में अगर हम देखें तो आर्टिकल 53 का जो क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि ऑल जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन shall be vested in प्रेसिडेंट। यानी कि कहने का मतलब है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। यानी कि राष्ट्रपति या तो स्वयं काम करेगा या अपने सबऑर्डिनेट के माध्यम से काम करेगा। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ, या तो स्वयं काम करेगा या अपने अधीनस्थ के माध्यम से काम करेगा। और यहां पर अधीनस्थ का जो मतलब है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद से है। तो हमने क्या समझा, जो आर्टिकल 53 का जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति या तो स्वयं काम करेगा या फिर मंत्री परिषद यानी कि अपने अधीनस्थ के माध्यम से काम करेगा। और अधीनस्थ का मतलब यहां पर मंत्री परिषद से है। तो आपने देखा भी होगा जब हम आर्टिकल 74 के क्लॉज 1 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि ऑल जो देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट। यानी कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक संघ सरकार की मंत्री परिषद होगी। और आप ये भी जानते हो कि राष्ट्रपति संघ सरकार की मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है। ओके, तो कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति की स्थिति होती है वो नाम मात्र की या औपचारिक स्थिति होती है। ये सरकार में डिसीजन मेकिंग का, निर्णय लेने का अधिकार नहीं रखता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि राष्ट्रपति पूरे तरीके से रबड़ का, यानी कि एक रबड़ स्टैंप होता है। कुछ पावर इसके पास ऐसी होती हैं जिनको हम स्वविवेकी पावर कहते हैं, जिनको हम डिस्क्रिशनरी पावर कह देते हैं। तो उनके थ्रू
राष्ट्रपति कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में भी आता है। खैर वो हम पॉइंट आगे पढ़ेंगे। अविनाश विश्वकर्मा कह रहे हैं कि सर नमस्ते सर, पुराने बालकों का आप भूल गए। बच्चे ऐसी बात नहीं है, आप सभी मुझे याद हैं और आप मजे से पढ़ाई करते रहो, मजे से पढ़ाई यानी कि पढ़ते रहो, मन से मेहनत करो, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करो। और कल का मुझे भी थोड़ा अफसोस है कि भाई 4 दिन का बीच में ब्रेक था, फिर कल जो क्लास ली तो वो नहीं चल पाई, ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट आ गया। तो आज पूरी कोशिश था कि क्लास चलनी चाहिए। चलिए ये पॉइंट तो समझ में आ गया। यहां पर आप ये भी देखो कि अगर हम आर्टिकल 53 का जो हमारा आर्टिकल 53 है उसमें एक सेकंड पॉइंट भी है जिसको हम क्लॉज सेकंड कहते हैं। वो ये कहता है कि ऑल पावर ऑफ डिफेंस, ऑल पावर्स ऑफ डिफेंस shall be vested in president। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि रक्षा की समझ शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसका मतलब एक सीधा सीधा सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति जो होता है वो हेड ऑफ डिफेंस होता है। यानी कि जो आर्मी चीफ है, नेवी चीफ है या फिर एयरफोर्स चीफ है, इनकी जो नियुक्ति है इनके हेड्स की वो राष्ट्रपति करता है और हटाता भी राष्ट्रपति है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर, क्योंकि इसको जो है हेड ऑफ क्या डिफेंस माना जाता है राष्ट्रपति को। और इसके लिए आर्टिकल 53 का जो सेकंड पॉइंट है वो इस बात को बोलता भी है। अब यहां पर आर्टिकल 53 क्लियर कर लिया कि आर्टिकल 53 का मतलब क्या है। तो देखो यहां पर एक पॉइंट ये आता है कि हमने कहा कि जो प्रेसिडेंट होता है, जैसे हम कहते हैं कि भाई भारत में जो है किस तरह का सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था है। तो भारत की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें 2 तरह के हेड होते हैं। तो यहां पर एक ध्यान रखना कि जहां पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं हम संसदीय व्यवस्था। तो जहां पर भी संसदीय व्यवस्था होती है वहां 2 तरह के हेड हो सकते हैं। जैसे वहां पर एक तो होता है नॉमिनल हेड एंड एक होता है फॉर्मल हेड और एक होता है रियल हेड। क्या होता है? रियल हेड, यानी कि वास्तविक अध्यक्ष। तो आपने देखा होगा कि नाम मात्र में औपचारिक अध्यक्ष कौन है हमारे देश में? आपने देखा प्रेसिडेंट, के प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ नेशन भी है, प्रेसिडेंट नॉमिनल एंड फॉर्मल हेड भी है। अब रियल हेड वास्तविक अध्यक्ष कौन है? यहां पर पीएम है। तो ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूं? मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आर्टिकल 53 का जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा वो इस बात को कहता है कि जो ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है एक तरीके से जो है नॉमिनल एंड फॉर्मल हेड होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ नेशन भी है। यानी कि राष्ट्र का वो संवैधानिक प्रमुख भी है और वो एक तरीके से सरकार का औपचारिक अध्यक्ष और नाम मात्र का अध्यक्ष है। अब क्योंकि औपचारिक अध्यक्ष क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 53 इस बात को कहता है, और नाम मात्र का अध्यक्ष इसलिए है क्योंकि डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है वो पीएम के पास होती है, ना कि सरकार में राष्ट्रपति के पास होती है। निर्णय लेने की जो शक्तियां होती हैं। अब हमारे देश में जो राष्ट्रपति का जो कंपैरिजन किया जाता है वो ब्रिटेन के ब्रिटिश क्राउन के साथ होता है, ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ। क्योंकि यहां पर एक पॉइंट और क्लियर कर लीजिए आप, थोड़ा सा कंसेप्ट, ये कंसेप्ट वाइज है और आपको पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट क्या है। देखिए हमारे देश में राष्ट्रपति का जो कंपैरिजन है वो ब्रिटेन के ब्रिटिश क्राउन के साथ है और ये बोला गया है कि जिस तरीके से जो शक्तियां ब्रिटेन में ब्रिटिश क्राउन या राजा रानी के पद को होती हैं वही शक्तियां हमारे देश में राष्ट्रपति को होंगी, क्योंकि हमने संसदीय व्यवस्था कहां से लिया है? ब्रिटेन से ही तो लिया है। अब यहां पर बात आती है कि भाई ब्रिटेन में जो ब्रिटिश क्राउन का जो पद होता है वो एक तरीके से नाम मात्र व औपचारिक ही होता है, तो उसी तरीके से हमारे देश में भी जो राष्ट्रपति का पद है वो नाम मात्र व औपचारिक है।
और यहां पर यह अपेक्षा की जाती है राष्ट्रपति से कि वो सरकार में एक सलाहकार की भूमिका और एक परामर्श की भूमिका वो निभाए, और उसी तरीके से राष्ट्रपति सलाहकार या परामर्श की भूमिका निभाता है। और एक सिंपल सी बात है कि हालांकि राष्ट्रपति पूरे तरीके से रबड़ स्टैंप तो नहीं होता, कुछ पावर उसके पास विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं, लेकिन अगर मान लो कि राष्ट्रपति जो है जानबूझकर सरकार के कामों में अगर वो रोकना चाहे तो वो रोक सकता है, लेकिन अगर वो इस तरीके से काम करेगा तो फिर तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट काम ही नहीं कर पाएगी। तो ये अपेक्षा की जाती है राष्ट्रपति से कि राष्ट्रपति एक तरीके से जो है परामर्श की भूमिका निभाए, एक सलाहकार की भूमिका निभाए, और ये भूमिका उसी टाइप से होनी चाहिए जैसे एक परिवार में दादाश्री की भूमिका होती है। समझे बेटा? कल क्लास नहीं चल पाई थी क्योंकि नेट की समस्या थी और बड़ी 20-25 मिनट की हमने क्लास ली भी थी, लेकिन वो क्लास प्रॉपर वे में जो है नहीं चल पा रही थी। तो आज जो है आवाज है वो आपको क्लियर आ भी रही होगी, ठीक है? अच्छा, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नोट्स वगैरह डलवा दीजिए, ठीक है बेटा, डलवा दूंगा, मैं नोट्स डलवा दूंगा। ओके, नहीं क्लास नहीं चल पाई थी बेटा, कल क्लास हमने जो बंद कर दी थी 20-25 मिनट के बाद, क्योंकि वो नेट की समस्या इतनी थी कि वो नेट ही नहीं चल पा रहा था, और जिसकी वजह से क्लास पूरी गड़बड़ हो गई थी, तो वो हटा दी है वहां से क्लास। देखो ये चीज तो समझ में आपको आगे होगी, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपने देखा होगा कि फिर आर्टिकल 54 भी आ जाता है। अब आर्टिकल 54 में क्या है, आप जानते हो कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। आप जानते हो कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि इनडायरेक्ट होता है, जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें एमपी और एमएलए जो होते हैं वो वोट करते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि एक इलेक्टोरल, मैं हालांकि इसको बताऊंगा, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है यहां पर, जिसको हम क्या कहते हैं, निर्वाचक मंडल, और उस निर्वाचक मंडल में जो भी एमपी एमएलए होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं, और वही जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है, तब मैं इसके चुनाव के विषय में बताऊंगा तो उसमें क्लियर कर दूंगा, ये आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट है, जैसे हम कहते हैं निर्वाचन की रीति, यानी कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो अब आता है आर्टिकल 55, और आर्टिकल 55 में क्या है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अब देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की अगर हम बात करें तो आप ये भी जानते हो कि इसका जो सोर्स है, सोर्स का मतलब क्या होता है, स्रोत। ये हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। कहां से लिया है, आयरलैंड से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? लेकिन इसमें थोड़ी चीजें और समझनी है, और वो समझना क्या है, वो समझना अब इसमें यह था कि एक आर्टिकल 55 का जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है। आर्टिकल 55 का सेकंड पॉइंट क्या कहता है, और क्योंकि इसमें 3 पॉइंट हैं तो इनको भी थोड़ा सा आगे जाके विस्तार से समझाएंगे, लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल 55 का जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है। पहला पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब है प्रतिनिधित्व के मापमान में, प्रतिनिधित्व के
मापमान में एक रूपता। दूसरा यहां पर बोला गया है कि पैरिटी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, केंद्र और राज्यों के बीच में समतुल्यता, केंद्र व राज्यों के बीच समतुल्यता। और तीसरा है कि यहां पर जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा वो जो होगा वो पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि कहने का मतलब है कि आनुपातिक प्रोपोर्शनल और वोट सिस्टम। और यहीं पर जो है सेक्रेट बैलेट की बात की गई है, गुप्त मतदान। अब थोड़ा सा यहां पर समझ लो, मैं समझा देता हूं, हालांकि इसको आगे थोड़ा स्पष्ट तरीके से समझाऊंगा। देखिए आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की। तो वहां तो हम ये पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, राष्ट्रपति को वोट कौन कौन करते हैं, लेकिन यहां पर तरीका दिया है, स्रोत की बात की गई है, और ये तरीका हमने कहां से, आयरलैंड से ले लिया है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति को लेकर यहाँ 3 पॉइंट है। आर्टिकल 55 का पहला पॉइंट क्या कहता है कि यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रतिनिधित्व के मापमान में एक रूपता। इसका मतलब जो स्टेट में जो भी फॉर्मूला लगेगा वो एक ही आधार के साथ लगेगा, एक रूपता होगी सभी स्टेटों में कि भाई जो भी वहां पर निर्वाचक मंडल में शामिल होगा। इतना क्लियर हो गया। दूसरी, केंद्र व राज्यों की भी समतुल्यता होगी। कहने का मतलब है कि यहां पर हम वोट वैल्यू निकालेंगे, मत मूल्य, और मत मूल्य जितना केंद्र का होगा उतना ही राज्य का भी होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जितना केंद्र का होता है उतना ही राज्य का होता है। तो यहां समतुल्यता की बात की गई है, यहां कोई अनुपात की बात नहीं की गई। और तीसरा जो यहां पर इंग्लिश में जैसे मैंने लिखा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, तो इसको हिंदी में लिख लो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो पहले लिखो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अरे भैया 55 क्या कह रहे हो भैया आप लोग? बेटा यहां पर ए बी सी डी नहीं है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है और यहां पर 3rd है। ठीक है, यहां पर एक बात देखो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का मतलब है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये क्या होती है वो मैं आगे बताऊंगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का मतलब है यहाँ एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और यहां पर लिखा है 3rd में कि गुप्त मतदान के थ्रू जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा तो एमपी एमएलए जो वोट करते हैं वो गुप्त यानी कि सेक्रेट बैलेट पर करेंगे, यानी कि गुप्त मतदान करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए, तो मैं बस ये था कि थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था कि आपके दिमाग में एक चीज आ जाए कि जब हम आर्टिकल 55 को पढ़ते हैं तो वहां मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा वो किस मैनर पर होगा। तो आपने पहला पॉइंट देखा कि उसमें यूनिफॉर्मिटी की बात, एक रूपता की बात की गई कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके मेजरमेंट में एक रूपता होगी, वो हर राज्य में एक जैसा फॉर्मूला काम करेगा। दूसरी बात आपने देखा होगा कि सेकंड में पैरिटी की बात की कि एक सेंटर और स्टेट की क्या समतुल्यता होनी चाहिए, जिसमें हम
एमपी और एमएलए का जब वोट वैल्यू निकालते हैं तो सेंटर और स्टेट का वोट वैल्यू जो है एक तरीके से समतुल्य होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि भाई आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान के थ्रू राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है या होगा, ऐसा लिखा हुआ है। ये वर्ड फिर से दोबारा से आएंगे जब मैं राष्ट्रपति के इस इलेक्शन को पूरा क्लियर करूंगा, राइट। अब उसके बाद यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 56। अब ये 56 है क्या? देखिए आर्टिकल 56 को अगर हम देखें तो आर्टिकल जो 56 है वो एक टेन्योर की बात करता है और रिजाइन की बात करता है। टेन्योर एंड रिजाइन। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, क्या है? कार्यकाल। और इसका मतलब क्या है? इस्तीफा। लेकिन यहां पर भी अगर हम पॉइंटों की बात करें तो यहां पर एक कुछ पॉइंट भी हैं साथ में, और साथ में अगर हम पॉइंटों को देखें तो आर्टिकल 56 में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो आर्टिकल 56 में अगर हम देखें तो यहां पर जो पहला पॉइंट है, आर्टिकल 56 का जो पहला पॉइंट है, और फिर इस पहले पॉइंट के साथ ABCD आ जाएगा, तो यहां पर लिखा है 5 इयर्स। यानी कि कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का जो टेन्योर है वो कितना होगा? यहां पर 5 वर्ष होगा। लेकिन आर्टिकल 56 का जो पहला पॉइंट है, इसी में आप देखोगे A है, फिर आपका B पॉइंट है और फिर आपका C पॉइंट है। तो यहां पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो यहां पर पहला पॉइंट क्या कर रहा है? रिजाइन की बात कर रहा है, फिर रिमूव की बात कर रहा है कि ये रिजाइन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। और यहां पर ये लिखा है कि भाई राष्ट्रपति को जो रिमूव यानी कि हटाया जाएगा वो बाय आर्टिकल 61 हटाया जाएगा। 61 के द्वारा हटाया जाता है, महाभियोग प्रक्रिया दी हुई है। और यहां पर यह दिया हुआ है C में कि पुराना राष्ट्रपति जब तक काम करता रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बन जाएगा। यानी कि पुराना राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति बनने पर ही पद को छोड़ेगा। कहने का मतलब ये, थोड़ा मैं आर्टिकल्स के अंदर जो पॉइंट है, क्लॉज हैं, वो लेकर चल रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुल मिलाकर आपने क्या समझा कि आर्टिकल 56 हालांकि देखा जाए मोटा मोटा तो ये कार्यकाल और इस्तीफे की बात करता है। तो वैसे तो देखा जाए तो आर्टिकल 56 का जो पहला क्लॉज है वो कहता है कि भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन इसका जो A पॉइंट है वो कहता है कि अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को देगा, और फिर रिमूव जो है आर्टिकल 61 के द्वारा रिमूव किया जाएगा। और पुराना राष्ट्रपति जब तक काम करेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बन जाता है, बनने पर ही अपने पद को छोड़ेगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। वैसे ये पूछा जाए कि रिजाइन की बात कहाँ है तो 56 में है, टेन्योर की बात किस में है तो 56 में है। ओके, फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि आर्टिकल 57 भी है। तो आर्टिकल 57 में जो है री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है। तो आप जानते हो कि पुनः निर्वाचन की बात यहां पर की गई है। किसकी बात की गई है? पुनः निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का क्या पुनः निर्वाचन हो सकता है? तो आप कहोगे यस, हो सकता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपने देखा कि शुरुआती दौर में तो संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बने 1950 से 52 तक। फिर 52 से वो कब तक बने? 56 तक, 52 से 57 तक बने। और 57 से वो आपके कब तक बने? 61 तक बने। जबकि अमेरिका में जो है पुनः निर्वाचन का सिस्टम नहीं है। ठीक है, क्लास पॉज हो गया है। मेरी आवाज आ रही है बच्चों के नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, चलो ठीक है, आ रही है। ओके,
तो 58 क्या है? अगर हम आर्टिकल 58 की बात करें, ऑडियो क्लियर है? देखिए आर्टिकल 58 में देखें तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सर्विस कंडीशंस हैं। सर्विस कंडीशंस का मतलब क्या होता है? सेवा शर्तें होती हैं। तो राष्ट्रपति के लिए क्या क्या सेवा शर्तें हैं उनकी बात यहां पर की कर दी गई है। तो थोड़ा यहां पर ध्यान से सुनना कि आर्टिकल 58 क्या कहता है। आर्टिकल 58 ये कहता है, नहीं सॉरी, यहां पर इसको कट कर दीजिए, क्वालिफिकेशन की बात है यहां पर किसकी है? क्वालिफिकेशन। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? ये 58 में है क्वालिफिकेशन, यानी कि हम कह सकते हैं अहर्ताएं। तो अहर्ताओं की बात करें तो क्या लिखा है यहां पर कि भाई सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो। नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, और एज कम से कम कितनी हो? कंप्लीटेड 35 ईयर्स होनी चाहिए, और लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। यानी कि लोकसभा का मेंबर के लिए, मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए क्या होना चाहिए? एमपी ऑफ लोकसभा के लिए क्या होना चाहिए? वो एलिजिबल होना चाहिए। यानी कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। अब देखो यहां पर बच्चों एक बात समझो, थोड़ा ध्यान से समझना। तो आर्टिकल 58 एक अहर्ताओं की बात करता है, क्वालिफिकेशन की। अब पहली बात तो यहां पर एक पॉइंट है कि भारत का नागरिक हो। अब जैसे मैं भारत के नागरिक की बात करूं तो चलो ठीक है, तो क्या वो बाय बर्थ होना चाहिए? लेकिन जब हम बाय बर्थ की बात करते हैं बच्चों, एक मिनट, कैसे चले जाते हैं बेटा? जसपाल सिंह, मैं बता रहा हूं, पहले मेरे पॉइंट समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन यहां पर यह तो नहीं लिखा कि बाय बर्थ होना चाहिए। इसका मतलब कोई दूसरे देश का, मतलब दूसरे देश में जन्म हुआ और वो भारत की नागरिकता ले लेता है, तो इसका मतलब वो भारत में राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे कि सोनिया गांधी, जन्म इटली में हुआ लेकिन भारत की नागरिकता है उनके पास, तो हमारा संविधान इसको नहीं रोकता। यानी कि इसका मतलब हमारे देश में, बेशक हमारे देश में उसने जन्म नहीं लिया है और भारत की नागरिकता है, तो हमारा संविधान अधिकार दे देता है, सिर्फ लिखा है कि भारत का नागरिक हो। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर आप देखोगे तो अमेरिका में पहली बात तो वहां बाय बर्थ भी होना चाहिए, और दूसरी बात एक कंडीशन और है कि वहां पर कम से कम वो 10 साल से रह भी रहा हो वहां पर, ये भी कंडीशन है, तभी वो वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएगा। तो पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा, समझे कि नहीं समझे? तो निजामुद्दीन कह रहे हैं कि सर ये क्लास रिकॉर्डेड लग रही है। अरे नालायको, तुम्हें एक बात बताओ कि तुम्हें बस यही नेगेटिव पॉइंट ही देखने आते हैं क्या कुछ और भी देखना आता है? कि लग रहा है, ये निजामुद्दीन कह रहे हैं कि सर लग रहा है कि भाई रिकॉर्डेड लग रही है। अरे तुम एक बात बताओ कि हाँ, मैं बार बार तुमसे पूछ रहा हूं कि मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है, और उसका मैं जवाब भी दे रहा हूं। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो दिमाग से ही पैदल होते हैं, उन्हें बस ये है कि उन्हें नेगेटिव पॉइंट ही देखना होता है। 100 घंटे की क्लास 999 में हो जाती है 1000 रुपए में। ये कहीं ऑफलाइन में तुम देखा है क्या तुमने ये सिस्टम? और फिर भी आप में से कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको नेगेटिव पॉइंट ही देखना आता है। अरे भैया, तुम सिंपल सी जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ो, ईमानदारी के साथ मेहनत करो। इन चीजों पे अगर फोकस करोगे कि ऑडियो की क्लास है, वीडियो क्लास है, पुरानी क्लास है, नई क्लास है, सर ये दिक्कत और वो दिक्कत, तो भैया सिलेक्शन नहीं ले पाओगे।
सिलेक्शन लेने के लिए एक ही चीज काफी होती है कि बस आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है। और अगर कमियां निकालने की बात है कि सर ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो भैया फिर तुम एक काम करो, इन्हीं चीजों को देखते रहो। ठीक है, तुम्हारे बस की बात नहीं है कुछ भी कि तुम सिलेक्शन ले पाओगे। बराबर कन्वर्सेशन कर रहा हूं मैं बच्चों के साथ, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये रिकॉर्डेड है क्लास। और एक और बात आप सभी को कल नहीं कह पाया था, आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। ठीक है, और तहे दिल से शुभकामना, और ये नववर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहे। बच्चों मैं तो चाहूंगा कि सिलेक्शन आपका हो, इससे बेटर और क्या हो सकता है। और हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, वो कंटेंट आपको मिले और आप अपना सिलेक्शन जो है सिक्योर करें। ठीक है, अब देखो यहां पर, चलो पहला पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है बच्चों, लाभ के पद पे ना हो। ये थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन है कि लाभ के पद का क्या मतलब है। देखो, लाभ के पद को डिफाइन हमारे संविधान में तो कहीं नहीं किया गया। हालांकि लाभ के पद की बात कई जगह है, जैसे हम आर्टिकल 102 में भी पढ़ते हैं कि भाई अगर वो लाभ के पद पर है तो एमपी ऑफ लोकसभा, एमपी ऑफ राज्यसभा के अयोग्यता का मामला बनेगा, जिसको हम डिस्क्वालिफिकेशन कहते हैं। लेकिन अमूमन ये लाभ का पद है क्या भाई? हर जगह जहां राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या एमपी हो, एमएलए हो, हर जगह लिखा है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो क्या मतलब है इसका? देखिए, लाभ के पद का मोटा मोटा मतलब देखें तो अगर कोई आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी पद पर अधीन हो, स्टेट गवर्नमेंट है या फिर लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार है, या कोई सरकारी संस्थान है कि जहां से आप जो है कोई लाभ ले रहे हो या फिर उस पद पर हो, तो ये सब लाभ के पद में आ जाता है। मानना ये होता है कि भाई जब आप जैसे कोई मंत्री, संतरी या फिर एमपी, एमएलए वगैरह जैसे जो भी बनते हो, तो वहां लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति एक साथ दो कामों को नहीं कर पाता है। समझे कि नहीं समझे? हालांकि लाभ के पद को लेकर हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी कई केस आए हैं। सोनिया गांधी का भी मामला था, आपका मेनका गांधीवाद, यानी कि एक आपका जो है ये जो जया बच्चन का भी मामला था, वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। यहां पर अब लाभ के पद को लेकर हम ये कह देते हैं कि भाई केंद्र सरकार की कोई जॉब, स्टेट गवर्नमेंट की कोई सरकारी जॉब या स्थानीय सरकार की कोई सरकारी जॉब या किसी सरकारी संस्थान की सरकारी जॉब है, तो वो लाभ के पद पर माना जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का ही मामला था, जिले का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन बट एक चौधरी साहब जो है, ओपी चौधरी, नाम भी सुना होगा, वो कलेक्टर थे यहां पर मध्य प्रदेश में। तो उन्होंने बीजेपी से टिकट लिया और एमएलए का चुनाव लड़ा। और भाई आप जानते हो कि एमएलए बनने के लिए तो पहले आपको लाभ का पद तो छोड़ना होगा। तो डीएम के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन बट वो एमएलए का चुनाव नहीं जीत पाए। तो अब उनका कलेक्टरी का जो पद है वो भी चला गया और एमएलए का पद भी चला गया। समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या हुआ, लाभ का पद आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब लाभ के पद में जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि भाई लाभ के पद में ऐसा नहीं है कि सारी सरकारी संस्थाएं आती हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो लाभ के पद में काउंट नहीं होती हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग संसद कानून बना सकती है। और अगर लाभ के पद को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्शन है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जैसे मैं एक केस बता रहा हूं आपको, जैसे कि आप देखिए सोनिया गांधी का केस था। सोनिया गांधी यूपी से हमेशा वो सांसद बनती है, एमपी ऑफ लोकसभा। लेकिन जब 2004 से 2012 के 2014 के बिटवीन आपने देखा कि भाई वो जो थी सरकार इनडायरेक्ट वे में वही चला रही थी, और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की वो चेयरपर्सन थी। तो अपोजिशन थोड़ा थोड़ा हंगामा करने लगा कि भाई जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है, एक ये लाभ के पद में आता है, और एमपी पद पर रहते हुए, किसी हाउस का सदस्य पद पर रहते हुए लाभ का पद वो ज्वाइन नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर वो इस चीज को भाप चुकी थी, और पहले उन्होंने एमपी ऑफ लोकसभा से इस्तीफा दिया, और देन सरकार उनकी थी और पार्लियामेंट में बिल रखवाया, और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का जो अध्यक्ष पद था उसको लाभ के पद से आउट करवा दिया। फिर उसके बाद एमपी ऑफ लोकसभा वो फिर से बन गई। एक जया बच्चन का केस,
जया बच्चन यूपी में समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया यूपी से, और साथ में जो राज्य फिल्म बोर्ड होता है उसका जो है चेयरपर्सन भी बना दिया। कुल मिलाकर ये मामला बड़ा तूल पकड़ा और राष्ट्रपति साहब ने उन्हें लाभ के पद पर देखते हुए उन्हें जो है हटा दिया उनके पद से। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के विषय में ये कहा कि जब इस मामले की सुनवाई हुई तो जया बच्चन ने अपना पक्ष रखा कि मैं बेशक चलो राज्यसभा के मेंबर पद पर रहते हुए मैं चेयरमैन ऑफ जो यूपी फिल्म बोर्ड है उसकी चेयरपर्सन थी, लेकिन मैंने कभी वहां से वेतन नहीं लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन ये दिया कि बेशक आपने चलो ठीक है कोई वेतन नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आप लाभ का पद नहीं ले सकती। भाई ऑब्वियस सी बात है, आपका पद इतना बड़ा है कि भाई आप राज्य फिल्म बोर्ड की, यूपी फिल्म बोर्ड की अध्यक्ष हैं, तो इसका एक इनडायरेक्ट भी तो लाभ उठा सकती हैं, बेशक आपने वेतन नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं ये लाभ के पद का मतलब सिर्फ पद से भी नहीं होता। लाभ के पद का मतलब ये होता है कि किसी भी इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में आपको कोई फायदा अगर उससे मिल रहा है तो देन ये भी कहीं ना कहीं लाभ के पद के दायरे में आ जाता है। लेकिन लाभ के पद की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है और हमारे संविधान में कोई इसका स्पष्ट जो दायरा नहीं दिया गया है, यानी कि संविधान स्पष्टीकरण नहीं देता है। ठीक है, इतना समझे। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ पद लाभ के पद से बाहर भी हैं। जैसे आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, राज्यपाल का पद है, या फिर सेंटर स्टेट के जो मंत्री के पद होते हैं उनके लिए लाभ का पद का मैटर जो है वो काउंट नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मंत्री जो बनते हैं वो एमपी होते हैं लोकसभा या राज्यसभा, और एमपी ऑफ लोकसभा, एमपी ऑफ राज्यसभा के पद पर रहते हुए वो मंत्री भी बन जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब प्रतिभा पाटिल पहली बार भारत की राष्ट्रपति बनी, पहली महिला राज्यपाल थी, वो महिला राष्ट्रपति बनी, तो वो राजस्थान में राज्यपाल के पद पर थी, लेकिन वो राष्ट्रपति पद पर खड़ी हुई, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बन गई तो राज्यपाल का पद उनका अपने आप ही समाप्त हो गया। तो ये जो लाभ के पद का जो क्राइटेरिया है, मोटा मोटा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का पद, और ये सेंटर और स्टेट के जो सभी मंत्री होते हैं उन पर ये काम नहीं करते।